तो आज बात करते हैं पैसे खर्च करने के हुनर पर। देखिए, बचत और निवेश पर तो काफ़ी बात होती है, लेकिन पैसा कैसे खर्च किया जाए कि ज़िंदगी बेहतर लगे, संतुष्टि मिले, ये अपने आप में एक कला है। कोई सीधा-साधा गणित नहीं है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। कला इसीलिए क्योंकि हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है ना। आपकी परवरिश, आपकी ज़रूरतें, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, ये सब मिलकर तय करता है कि आप कैसे खर्च करते हैं। कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। और इसी कला की गहराइयों को समझने के लिए हमने मॉर्गन हाउसल के काम को देखा है, खासकर उनके इंटरव्यूज जो द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी पर आधारित है। साथ ही कुछ जाने माने फाइनेंस पब्लिकेशंस के लेख, कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस और हाँ, कुछ रिसर्च पेपर्स भी। हाँ, तो हमारा मकसद है इन सब से जो निचोड़ है वो निकालना। ये समझना कि पैसे और असली वाली जो संतुष्टि होती है, उसके बीच रिश्ता क्या है। हम क्यों खर्च करते हैं, जैसे भी करते हैं, और कैसे हम ज्यादा सोच समझकर, मतलब कम पछतावे के साथ खर्च कर सकते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, पैसे से असली संतुष्टि वो कैसे खरीदें। चलिए इसे से शुरू करते हैं। क्या ज्यादा पैसा मतलब वाकई ज्यादा खुशी लाता है? मॉर्गन हाउसल का जवाब इसमें बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं हाँ, लेकिन कई शर्तें हैं, कई पेचीदगियां हैं। हाँ, वो कहते हैं कि कई एस्टेरिस्क्स जुड़े हैं इसके साथ। बिल्कुल, वो एक स्टडी का जिक्र करते हैं। वो बताती है कि अगर आप पहले से ठीक ठाक खुश हैं, जिंदगी से संतुष्ट हैं, तो हाँ, ज्यादा पैसा उस खुशी को शायद थोड़ा और बढ़ा सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो पैसा शायद कोई जादू नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं पैसा एक एक एम्पलीफायर जैसा है। ये आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें बढ़ाता है, बदलता नहीं है। और सच तो ये है कि एक लिमिट के बाद ज्यादा पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता। वो हाउसल का उदाहरण याद है? हाँ हाँ, वो अरबपति वाला। हाँ, एक तरफ अरबपति, 5वीं शादी चल रही है, बच्चों से बनती नहीं, सेहत भी खराब। दूसरी तरफ एक मध्यम वर्गीय इंसान है, सुखी परिवार, अच्छी सेहत, समाज में इज्जत। आप किसे चुनेंगी? मतलब कौन सी जिंदगी बेहतर लगेगी? ज्यादातर लोग शायद दूसरी वाली ही चुनेंगे। ये दिखाता है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। जैसे प्यार, इज्जत, सेहत, अच्छे रिश्ते, ये सब पैसे से नहीं आते। बिल्कुल। और शायद हम जिसे खुशी कहते हैं ना, वो असल में संतोष है। एक गहरी टिकने वाली फीलिंग। खुशी तो आती जाती रहती है, तो शायद असली खोज इसी संतोष की है। और ये संतोष, ये अक्सर बाहरी चीजों पर कम, हमारी अंदर की सोच पर ज्यादा निर्भर करता है। यही पर वो वॉरेन बफे का इनर स्कोर कार्ड बनाम आउटर स्कोर कार्ड वाला आइडिया आता है ना। हाँ, बिल्कुल। क्या आप अपनी सफलता अपने अंदर के पैमानों से नाप रहे हैं या फिर दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं उससे? इसी से जुड़ा है हाउसल का वो डिजर्टेड आइलैंड टेस्ट। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। सोचिए, अगर कोई आपको देख ना रहा हो, कोई भी नहीं, तो आप कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसी गाड़ी चलाएंगे, क्या पहनेंगे? ये सवाल आपको दिखाता है कि आप कितनी चीजें सिर्फ उपयोगिता के लिए खरीदते हैं और कितनी स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए। शायद उस वीरान द्वीप पर आपको लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए होगी, शायद एक मजबूत पिकअप ट्रक ज्यादा काम का लगे। ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में बहुत सोच रहे हैं, हमारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं। पर वो कॉमेडियन जिमी कार वाली बात याद है? हाँ, कि 20s में टेंशन कि लोग क्या सोचेंगे, 30s में परवाह नहीं और 40s में एहसास होता है कि अरे कोई सोच ही नहीं रहा था। बिल्कुल। हाँ, ये लोग क्या सोचेंगे का डर और दूसरों से तुलना करने की आदत, ये आज के जमाने का शायद सबसे बड़ा जाल है। खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद तो बहुत बढ़ गया है ये। सही बात है। पहले हम अपने आसपास दफ्तर के 50-100 लोगों से खुद को कंपेयर करते थे, मुश्किल से। और अब तो लाखों लोगों की वो एडिट की हुई परफेक्ट दिखने वाली जिंदगियों से तुलना होती है। नतीजा फोमो हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और बेवजह की चिंता। सच में, एक स्टडी बताती है कि अगर आपके पड़ोसी की लॉटरी लग जाए तो आपके खुद के दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है। सच में? क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप बराबरी करने की कोशिश में ज्यादा खर्चा करने लगते हैं। ईर्ष्या, तुलना, ये हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं और ये हमें असली संतोष से दूर ले जाती हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम खर्च करने के पीछे के मनोविज्ञान में उतरते हैं। हम सिर्फ जरूरत के लिए खर्च नहीं करते। अक्सर हमारा खर्च किसी गहरी मनोवैज्ञानिक खुजली को मिटाने की कोशिश होता है। जैसे किस तरह की खुजली? जैसे स्टेटस दिखाने की इच्छा, देखो मैं कामयाब हूं, या सुरक्षा की भावना, अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, या किसी ग्रुप में फिट होने की चाहत, मैं भी इनकी तरह हूं, या फिर खुद को ये यकीन दिलाना कि हम अच्छी चीजों के हकदार हैं। अच्छा। और इसमें बचपन के अनुभव भी। हाँ, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
कुछ लोग जो मुश्किल हालातों से निकलकर सफल होते हैं वो पैसा होने पर भी खर्च करने से डरते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रोक सिंड्रोम जैसा कुछ कह सकते हैं। मतलब डर लगता है कि कहीं फिर से वो दिन न देखने पड़े। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं, शायद जरूरत से ज्यादा खर्च करके दुनिया को और खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि वो अब गरीब नहीं रहे। ये सब हमारे अवचेतन में चलता रहता है और हमारे खर्च करने के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो ये तो हुई मन की बातें, पर क्या कुछ ऐसे तयशुदा तरीके भी हैं जिनसे हमारा दिमाग पैसे को लेकर सोचता है, जो हमें गलतियां करवाते हैं? वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाली बात। हाँ, व्यवहारिक अर्थशास्त्र ये इसी पर रोशनी डालता है। इसमें 2-3 बड़े सिद्धांत हैं जो हमारे रोजमर्रा के खर्च पर असर डालते हैं। पहला है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन मतलब हाँ। नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। हमें 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा 100 रुपए खोने का दुख होता है। ये बहुत बहुत ताकतवर भावना है। हाँ, इसका असर कैसे दिखता है हमारी जिंदगी में? निवेश में देखिए, लोग थोड़ा सा फायदा होते ही शेयर बेच देते हैं। हाँ। डरते हैं कि कहीं ये फायदा चला ना जाए। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन नुकसान वाले शेयर को पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि भाव वापस आएगा। हाँ। है ना? इसी तरह कोई चीज खरीदते वक्त हम नुकसान से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो लिमिटेड टाइम डिस्काउंट जैसी मार्केटिंग तरकीबें काम करती हैं। ओह हाँ, समझी। हमें लगता है कि अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो दिलचस्प है। और दूसरा अहम सिद्धांत क्या था? हाँ, दूसरा कौन सा है? वो है मेंटल अकाउंटिंग। मेंटल अकाउंटिंग। हाँ, हम पैसे को अलग अलग खांचों में बांट कर देखते हैं, जबकि है तो सब पैसा ही। हाँ। जैसे लॉटरी में जीते हुए पैसे को लोग हवा का पैसा मानकर ज्यादा आसानी से उड़ा देते हैं। हाँ। जबकि अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर खर्च करते हैं। इसका वो थिएटर टिकट वाला उदाहरण बड़ा सही लगता है मुझे। हाँ, बताइए ना। कि अगर आपने 300 रुपए का टिकट खरीदा और वो खो गया, तो आप शायद दोबारा 300 रुपए खर्च करके टिकट ना खरीदें। सोचेंगे अरे 600 रुपए का टिकट पड़ गया। सही। लेकिन अगर टिकट नहीं खोया, बस आपकी जेब से 300 रुपए कहीं गिर गए, तो आप शायद फिर भी टिकट खरीद लें। नुकसान तो दोनों सूरतों में 300 का ही हुआ। बिल्कुल, पर दिमाग ने उसे अलग अलग खातों में डाल दिया। एक मनोरंजन का बजट और दूसरा आम नुकसान। कमाल है। इसी तरह लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, पर छोटी जरूरत के लिए ज्यादा ब्याज पर लोन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेविंग वाले खाते को छूना नहीं चाहते। ये सब मेंटल अकाउंटिंग है, और ये हमें कई बार अतार्किक फैसले लेने पर मजबूर करता है। तो हमें इन दिमागी चालों को पहचानना जरूरी है। हाँ, ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। तो अगर हम इन मनोवैज्ञानिक जालों से बचकर सोचें, तो सवाल उठता है कि पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? किस तरह का खर्च हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि दे सकता है? इस पर हाउसर और कई दूसरे विचारक काफी हद तक एकमत हैं। पैसे का शायद सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इस्तेमाल है स्वतंत्रता खरीदना। स्वतंत्रता। हाँ, अपने समय पर कंट्रोल होना, जिंदगी में विकल्प होना। चार्ली मंगर ने कहा था ना, मैं अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं बस स्वतंत्र होना चाहता था। स्वतंत्रता, ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? कैसे दिखती है ये स्वतंत्रता? देखिए, ये कोई बड़ी एकमुश्त चीज नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। जैसे मान लीजिए नौकरी चली जाए, तो ये आजादी होना कि आप कुछ महीने रुककर अपनी पसंद की अगली नौकरी ढूंढ सकें। हाँ, ना कि मजबूरी में कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल। या कार खराब हो जाए तो अचानक पैसों का संकट न खड़ा हो जाए। या ऐसी जगह रहने का विकल्प चुन पाना जहां आने जाने में कम समय लगे, ताकि परिवार के साथ ज्यादा वक्त मिले। ये सब स्वतंत्रता के ही अलग अलग रूप हैं। तो बचत करना सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, ये भविष्य के लिए विकल्प और हाँ, आजादी खरीदना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है ऑप्शनैलिटी का, विकल्प होना। ऑप्शनैलिटी। हाँ, आपकी बचत आपको अवसर आने पर हाँ कहने की क्षमता देती है। शायद कोई बिजनेस शुरू करने का मौका मिले या दुनिया घूमने का। पैसा आपको ये विकल्प देता है। कुछ वो कहते हैं कि 6 महीने के खर्च जितनी बचत एक अच्छा शुरुआती लक्ष्य है। हाँ, वो एक सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, ये आपको काफी हद तक सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराता है। और जब आप थोड़े स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो शायद आप उन चीजों पर ज्यादा खुलकर खर्च कर पाते हैं जो आपको वाकई पसंद है। वो रमीत सेठी वाला आइडिया। हाँ, जिन चीजों से प्यार है उन पर जमकर खर्च करो और बाकी सब पर बेरहमी से कटौती करो। ये बिल्कुल वही व्यक्तिगत कला वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। हौसल खुद कहते हैं कि उन्हें कपड़ों पर खर्च करना पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, पर वो घर पर और बचत पर जो उन्हें स्वतंत्रता देती है, खुशी से खर्च करते हैं। उन्हें महंगी और सस्ती वाइन में फर्क महसूस नहीं होता, तो वो क्यों महंगी वाइन पर पैसे बर्बाद करें?
आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है। सही बात है। और क्या मायने रखता है, इस पर एक और बड़ी बहस है। चीजें खरीदें या अनुभव, एक्सपीरियंस लें। हाँ, और इस पर हौसल का मानना है, और रिसर्च भी ये दिखाती है कि लंबे समय में अनुभव, एक्सपीरियंस अक्सर चीज़ों से ज़्यादा खुशी और संतुष्टि देते हैं। यादें हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती हैं। हौसल इन्हें अंतिम कंपाउंडिंग एसेट कहते हैं, वो चीज़ जो समय के साथ और कीमती होती जाती है। वाह। वो एक बुजुर्ग महिला का किस्सा सुनाते हैं ना, हाँ, कि बुढ़ापे का सबसे अच्छा हिस्सा है अपने दिमाग में टाइम ट्रैवल करना, यानी अपनी यादों को दोबारा जीना। और सोचिए, हमारी सबसे अच्छी यादें, जैसे स्कूल के दिनों की, अक्सर मुफ्त या बहुत कम खर्चीली होती हैं। सही कहा। हाउस इट अपना उदाहरण देते हैं। बच्चों के साथ माउई में रेत के किले बनाना बहुत बढ़िया अनुभव था, पर फिर उन्हें लगा कि घर पे बच्चों के साथ बैठकर लेगो खेलना वो भी लगभग उतना ही अच्छा अनुभव है। अच्छा। हाँ, असल चीज महंगी जगह पर जाना नहीं थी, बल्कि बच्चों के साथ बिना किसी बाधा के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के समय बिताना था। तो शायद जब लोग कहते हैं कि उन्हें घूमना पसंद है, तो असल में उन्हें वो रोजमर्रा की भागदौड़ से ब्रेक पसंद होता है। हो सकता है। देखिए, चीजें पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फैशन से बाहर हो जाती हैं, लेकिन अच्छे अनुभवों की यादें वो हमारे साथ रहती हैं, हमें खुशी देती हैं। हाँ, हालांकि ये भी मानना होगा कि कुछ चीजें, जैसे घर, वो भी अनुभव बनाने का जरिया बन सकती है ना? बिल्कुल। अगर आप दोस्तों और परिवार को बुलाते हैं, साथ वक्त बिताते हैं, तो वो घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रह जाता, वो अनुभवों का केंद्र बन जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सोच समझकर खर्च कैसे करें ताकि बाद में पछतावा ना हो? हाउस जोखिम को भविष्य के पछतावे के तौर पर देखते हैं। मतलब आज ऐसा फैसला लें जिससे भविष्य के आपको दुख ना हो। जेरी सीनफील्ड की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? आत्मनियंत्रण भविष्य के स्वयं के प्रति सहानुभूति है। आज का कंट्रोल कल के आपके लिए अच्छा है। वाह। और जब बुजुर्ग लोगों से पूछा गया कि उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है, तो जवाब क्या था? पैसे का था? नहीं, कार्ल पिलेमर की स्टडी यही दिखाती है। लोग ज्यादा पैसा न कमा पाने का पछतावा नहीं करते, वो पछताते हैं परिवार के साथ ज्यादा वक्त न बिताने का, ओह। दोस्तों से अच्छा व्यवहार न करने का, अपनी सेहत का ध्यान न रखने का। ये बातें हमें बताती हैं कि असल में जिंदगी में क्या मायने रखता है। तो इस सोच को हम कर्ज पर भी लागू कर सकते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड के महंगे कर्ज पर। बिल्कुल। आज की छोटी सी खुशी के लिए लिया गया कर्ज क्या 5 साल बाद भी खुशी देगा, जब आप उसका भारी ब्याज चुका रहे होंगे? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक प्रैक्टिकल तरीका है रिवर्स ओबिचुरी एक्सरसाइज। रिवर्स ओबिचुअरी? मतलब हाँ, सोचिए आप अपनी मृत्यु के बाद लोगों से अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे, वो आपको कैसे याद करें। इससे फौरन साफ हो जाता है कि रिश्ते, आपका योगदान, आपका व्यवहार, ये ज्यादा जरूरी है ना कि आपकी कमाई या आपकी चीजें। ये काफी सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर पैसा खर्च करना एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसके कुछ अंधेरे कोने भी हैं, है ना? कुछ खतरे भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। हाउसेल 2 खतरनाक चरम सीमाओं की बात करते हैं। एक, जब आप खर्च रोक ही नहीं पाते, भले ही कर्ज में डूब रहे हों, चिंता में जी रहे हों। हाँ। और दूसरा, जब आप पैसा होते हुए भी उसे खर्च ही नहीं कर पाते, कंजूसी में जीते हैं और जिंदगी के अनुभव गंवा देते हैं। दोनों ही स्थितियां एक तरह से दिखाती हैं कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है, आप पैसे को नहीं। और वो सोशल डेट यानी सामाजिक ऋण का कॉन्सेप्ट, वो भी काफी सोचने वाला है। हाँ, सोशल डेट ये सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं है, ये उम्मीदों का बोझ है। वेंडरबिल्ट परिवार का उदाहरण देखिए। बेशुमार दौलत थी, पर पैसा उन पर हावी था। ज्यादातर वारिस दुखी रहे और आखिर में दौलत भी चली गई। वहीं चक फीनी जैसे लोग हैं, अरबों कमाकर सब दान कर दिया और बिल्कुल सादा जीवन जिया। उन्होंने चुना कि पैसा उनकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। लॉटरी जीतने वाले या अमीर एथलीट्स के दिवालिया होने के पीछे भी अक्सर यही होता है ना? हाँ, अचानक आए पैसे के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों की उम्मीदों का पहाड़ आ जाता है और उसे पूरा करने के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। अपनी पहचान को अपनी संपत्ति से जोड़ना बहुत खतरनाक है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? श्रोता अपने लिए क्या ले जा सकते हैं यहाँ से? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा खर्च करना वाकई एक कला है। इसका कोई एक सही तरीका नहीं है। ये आपकी अपनी कहानी, आपकी अपनी जरूरतों और खुशियों से तय होता है। आपको अपना रास्ता खुद खोजना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा बड़ा सबक मेरे ख्याल से वो तुलना के जाल से बचना है। ओह हाँ। सोशल मीडिया के इस दौर में ये बहुत मुश्किल है।
पर यह समझना जरूरी है कि दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी अक्सर असली नहीं होती। अपने इनर स्कोर कार्ड पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, अपने दिमाग की चालों को समझना, जैसे वो लॉस एवर्जन और मेंटल अकाउंटिंग। ये जानना कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। हाँ, और चौथा, स्वतंत्रता की कीमत पहचानना। बिल्कुल। पैसा शायद सबसे अच्छी तरह तब खर्च होता है जब वो हमें अपने समय और जीवन पर ज्यादा कंट्रोल देता है। बचत सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं, आजादी खरीदना है। और पांचवां, अनुभव और रिश्तों को चीजों पर तरजीह देना। यादें लंबे समय तक साथ रहती हैं और ज्यादा गहरी खुशी देती हैं। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। हाँ, आप इसका इस्तेमाल किस कहानी को लिखने के लिए कर रहे हैं। अगर खर्च करना एक कला है तो आपकी जिंदगी की उत्कृष्ट कृति, आपका मास्टरपीस कैसा दिख रहा है? क्या आपका पैसा आपकी असली जरूरतों और मूल्यों को पूरा कर रहा है या सिर्फ बाहरी दिखावे या सामाजिक दबाव में खर्च हो रहा है? क्या आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको? और याद रखिए, शायद जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें वो चीजें हैं ही नहीं,